डॉक्टर आभा, गाने से पहले हम बात कर रहे थे टीबी के प्रकार और लक्षण के बारे में, तो आप थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को ये भी दीजिए कि कौन सी टीबी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अमूमन लोग फेफड़े की टीबी को टीबी मानते हैं और बाकी टीबी के बारे में अवेयर नहीं रहते, सजग नहीं रहते हैं। तो कौन सा लक्षण देखे कि खतरा ज्यादा पैदा हो सकता है, ये माने? देखिए ममता जी, कोई भी टीबी, वो फेफड़े की हो या वो आपके शरीर के बाकी अंगों की हो, अगर हम उसको ध्यान ना दें, उसको समय पर उसका निदान करके इलाज शुरू ना करें, वो खतरनाक हो सकती है। ये मैं श्रोताओं को डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट इस बारे में हमारा सचेत होना बहुत जरूरी है। अगर आप फेफड़े की टीबी को भी सही वक्त पर ना इलाज करें तो वो बढ़कर आपके शरीर के बाकी अंगों को उनमें फैलने लगती है। तो हमारा एक टर्म होता है जिससे हम डिससेमिनेटेड कॉक्स बोलते हैं, जहां पर जब 2 अंगों के से ज्यादा आपको टीबी का असर दिखता है, मान लीजिए आपको लंग में टीबी हुआ, ब्रेन में टीबी हुआ, लसिका गांठ में टीबी हुआ, तो ये 2 से ज्यादा अंगों में जब टीबी होती है तो हम इसे डिससेमिनेटेड टीबी कहते हैं। और ये एक हमारा ऐसा भाग होता है जिसमें हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं, बिकॉज पेशेंट का जो हम कहते हैं दवाओं के साथ जो असर आना है दवाओं का, ये निर्धारित करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके काफी सारे अंग एक साथ टीबी से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा, जो बहुत ही रेजिस्टेंट, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमारी दवाओं को लेकर हाथ तंग होने लगते हैं और ये सभी दवाएं हमें इतने दुष्परिणाम देने लगती हैं कि पेशेंट के लिए, उनके घर वालों के लिए इस चीज को सहना और इस दवा को कंटिन्यू आगे पूरा कोर्स कंप्लीट करना, रेजिमेंट कंप्लीट करना, यहाँ कभी कभी हमें दिक्कतें आने लगती हैं। और जब वो एक रोगी अपनी दवा पूरी नहीं करता, उसी के साथ साथ अगर तो वो एक संक्रामक रूप में आपके शरीर में है, अगर फेफड़े की टीबी है जो कि ड्रग रेजिस्टेंट है, परिवार के बाकी लोगों को, आपके आसपास के बाकी लोगों को भी वो फैलने लगती है। और फिर ये जो जंतु फैलेगा वो एक एकदम जिद्दी जंतु होगा जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के साथ आता है, और ये बिल्कुल खतरनाक टीबी होती है। जी, तो आपने फैलने की बात की, तो क्या ये संक्रामक रोग है? कौन सी टीबी है जो संक्रामक होती है, जो मतलब आसपास किसी को टीबी है तो परिवार में एक किसी को हुआ तो अगले को भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर दफ्तर में किसी को है तो उससे अन्य लोगों के पास तक फैल जाता है इसका जीवाणु? इसके बारे में बताइए। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि ये हमारे आमतौर के क्लिनिक में भी हम इस पे हमेशा चर्चा करते हैं। देखिए, जो फेफड़ों में टीबी होती है तो वो टीबी हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा सचेत होने की टीबी है, क्योंकि वो आसपास फैलती है। आमतौर पर अगर किसी को टीबी है फेफड़ों में और अगर आप खांस रहे हैं, आप छींक रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं या आप बात कर रहे हैं, तो ये टीबी के जीवाणु हमारे पर्यावरण में बाहर आते हैं। और जब आपके बहुत नजदीकी संपर्क में कोई बैठा है थोड़े अंतराल के लिए, तो ये जीवाणु उनके फेफड़े में जाते हैं और वहां पर टीबी का इलाज, मतलब वहां पर टीबी की बीमारी होने की शक्यता बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपकी टीबी ऐसी है जहां पर आपका फेफड़े में असर तो है लेकिन बलगम में जंतु नहीं है, तो हम नहीं समझते कि ऐसी टीबी फैलती है। हम अपने पेशेंट्स को आमतौर पे हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपके फेफड़ों में टीबी है तो कृपया करके 2 सप्ताह तक, मिनिमम 2 सप्ताह तक आसपास लोगों के साथ ना बैठें और इस तरह की कोई मतलब क्रिया ना करें जिसमें कि आपके बलगम से या आपकी छींक से, आपकी सांस के माध्यम से ये जीवाणु आसपास फैल सकते हैं। एक बार आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, 2 से 4 हफ्तों के बीच में आपसे औरों को टीबी होने की शंका काफी कम हो जाती है। जी। बिल्कुल इसी के साथ जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है, मतलब फेफड़े के अलावा बाकी अंगों की टीबी, ये बिल्कुल नहीं फैलती है। तो हमें उससे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हड्डी का रोग है टीबी के साथ या किडनी का टीबी है, उससे आपको बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये संक्रामक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर कोई टीबी का पेशेंट है जो आपके ऑफिस में आसपास है, जिसका इलाज शुरू हुआ है, तो ये पेशेंट के लिए और आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि कम से कम 2 से 4 हफ्ते वो अगर घर से काम कर सकते हैं, कोई और तरीके से आप इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल करें। तो बचाव का भी तरीका होगा? मान लीजिए घर में किसी को टीबी है तो ये संक्रामक है चूंकि, तो बचाव किस तरह से करें? देखिए, मास्क पहनना बहुत बढ़िया बात है। हम लोग हमेशा अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि जब आप घर में हैं तो कम से कम शुरू का जो 2 हफ्ता है अगर आप मास्क पहने तो सबसे अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया, साथ में बैठ के खाना न खाएं, साथ में बैठ के चाय न पिएं, बहुत पास बैठ के बातें करना, एक कमरे में बहुत वक्त तक रहना, ये सब चीजें हम लोग 2 से 4 हफ्ते तक बिल्कुल कहते हैं कि
दूर दूर रहें बेहतर है। जी। क्या मिथ्या है वो समझिए। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं और उसको टीबी है, आपको टीबी नहीं होगा। जो बर्तन में वो खाना खा रहा है, आप उस बर्तन में खाना नहीं खा सकते क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक टॉयलेट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको उनके साथ एक पर्यावरण में थोड़े वक्त तक नजदीकी तौर पर बैठना या रहना, उससे ही टीबी फैलती है। ये तो बड़ी काम की बात आपने बताई, क्योंकि इस बारे में धारणा बहुत ही अलग होती है। क्योंकि किसी को घर में अगर टीबी हो जाती है तो लोग दूर भागते हैं, या किसी को पता हो जाए सार्वजनिक जगहों पर, या मतलब पड़ोसियों को पता चल जाए तो लोग घबराते हैं, भगते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। डॉक्टर, आगे बढ़ने से पहले एक गाना कितना समय लगता है इलाज में? क्योंकि एक समय था जब टीबी का इलाज संभव नहीं था, इसे राज रोग कहा जाता था। किसी को टीबी हो गई तो लोग बहुत चिंता में आ जाते थे। अब इलाज की पद्धति बहुत बदल चुकी है और अपना चिकित्सा पद्धति इतना एडवांस हो चुका है। तो इसके बारे में श्रोताओं को बताइए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं टीबी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। तो उनके लिए ये बताइए कि कितना समय लगता है और कितने समय में इसका इलाज मुमकिन है? जी, देखिए, टीबी का इलाज निर्धारित होता है कि ये टीबी किस प्रकार की टीबी है। अगर हम ड्रग ससेप्टेबल टीबी की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि 4 गोलियों के ऊपर ये पूरा रेजिमेन हमारा बनता है, तो ये टीबी हमारे 6 से 9 महीने तक के इलाज के अंदर आती है। गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारा इलाज चलता है वो 6 महीने का इलाज चलता है। पेशेंट की चिकित्सा करने के बाद हमें लगता है कि इस टीबी के अंतराल को हमें थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, तो हम ज्यादा से ज्यादा को 9 महीने तक वो इलाज पूरा हो जाता है। इसमें हम शुरुआत के 2 महीनों में 4 दवाओं से शुरू करते हैं, और फिर बाकी के जो महीने होते हैं, 4 महीने या 6 महीने, जितना हमारा पूरा अंतराल बना, उसमें फिर 3 दवाओं के ऊपर पूरा रेजिमेन चलता है। जी। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, तो अभी यहाँ पर हमारे 2 रेजिमेन आ गए हैं, जिसमें एक होता है जहां पे हमारे पास एक कहते हैं कि वंडर ड्रग है, जिसे हम बेडाक्विलिन कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सरकारी अस्पतालों में ही मुहैया होती है। तो इसके साथ का रेजिमेन हमारा 9 से 11 महीनों तक चलता है। अगर हम किसी कारण से वो नहीं ले पा रहे हैं, या उसका हमारा एक तरीके का पद्धत होता है जहां पर हम वो दवा नहीं दे पाते हैं, ऐसे रोगियों में हमारा फिर इलाज 18 महीने तक जा सकता है, जहां पर कुछ इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। पर हमारे जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारी देश की गाइडलाइन, उनमें से हमने अब बहुत ही आधुनिक उस पे आने के बाद हमने वो इंजेक्शंस पूरी तरीके से हटा दिए हैं। पर इसमें हमें उस दवा की, बेडाक्विलिन नाम की दवा की बिल्कुल जरूरत पड़ती है। तो जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, उसका ट्रीटमेंट अंतराल जरा लंबा जाता है। जी जी, भाई बातचीत भी लंबी होने वाली है, क्योंकि विषय ऐसा है और टीबी के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों, अवेयर रहें। इससे पहले एक गाना सुन लेते हैं तो थोड़ी चिंता कम हो जाएगी लोगों की। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपकी ओर से? मदहोश दिल की धड़कन। मदहोश दिल की धड़कन, क्या बात है, चलिए सुनते हैं। और अगर 8 हफ्ते के अंतराल में भी हमें ये जंतु नहीं दिखे हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें कोई भी कल्चरेबल जंतु नहीं दिखता। जी, तो ये सब जांचें आज की डेट में हमारे सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त है, तो हमें इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि अगर हमारा कोई और अंग का टीबी है, मान लीजिए लसिका गांठ का टीबी है, आपके गले में है, आपके कांख में है, तो हम लोग उसमें एक नीडल डालकर वहां से सैंपल एस्पिरेट करके उसको भी इसी तरह की जांचों के लिए भेजते हैं। तो आज की डेट में मैं यही आपको बहुत एक क्लियर मैसेज दूंगी, जस्ट हमें सिर्फ ऐसा अगर लगता है कि टीबी है, उस बिना पे टीबी को ट्रीट करने का अब ये जमाना नहीं रहा। तो हमें बिल्कुल एक पुख्ता डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए और जांच करके ही आगे का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जी, और हमें आगे बढ़ने से पहले गाने का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना? फेफड़ा हमें लगता है स्वस्थ रहेगा तो दिल भी स्वस्थ रहेगा, और दिल का मिलन भी बड़े सुचारू रूप से होगा। तो ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और बड़े गंभीर मुद्दे पर बातचीत चल रही है। टीबी आज का विषय है, आज के सेहतनामा का। और आप अभी बात कर रही थी कुछ गांठ की कि निडल से उसे जांच करते हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन सा ऐसा टीबी है जिसको ऑपरेट करके
जिसका जांच किया जाता है? देखिए, ऑपरेट करने की नौबत हमारी आम तौर पर आती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में, और हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारे जंतुओं का जो हम कहते हैं ना, इसे पॉलीबैसिलर टीबी कहा जाता है, जहां पर हमारे जंतु उतने आपको दिखते नहीं है, लेकिन उनसे आपको असर पुरजोर दिखता है। तो इस तरह के टीबी में हमें आमतौर पर यह लगता है। सर्जरी टीबी में एक बहुत ही कहते हैं कि एकदम महत्वपूर्ण एरिया है, जहां पर हमें जांच के लिए सर्जरी लगे। ये हमें होता है आपकी लसिका गांठ की टीबी में, जिसे कि लिम्फ नोड टीबी कहते हैं। तो कभी कभी हम उसमें एक नीडल डाल के, उसका फाइन नीडल एस्पिरेशन कहते हैं, जहां हम वो पानी निकाल कर भेजते हैं। दूसरा, कभी कभी हम कोर बायोप्सी करना चाहते हैं, जहां हम एक टुकड़ा निकाल कर भेजते हैं। आमतौर पर टीबी में क्लिनिकली अगर हम बात करें तो हम लोग वो टुकड़ा भेजना ज्यादा सही समझते हैं, क्योंकि हमारे पास सैंपल ज्यादा होता है। जब हमारे पास जांच के लिए सैंपल ज्यादा है तो हम उसमें बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट भी दे सकते हैं कि क्या है अंदर। कभी कभी हमें ऐसा डर होता है कि अगर आपने उस लसिका गांठ को ज्यादा छेड़छाड़ की तो वो फट सकता है, और एक प्रकार की हम उसे एब्सेस बोलते हैं, जहां पर उसका पस बाहर निकल के आसपास के जो हमारे गले का एरिया होता है उसमें जाकर फैलने लगता है। उसे हम मेडिकल टर्म में कोल्ड एब्सेस बोलते हैं, जहां पर आपको फिर गर्दन घुमाने में बहुत तकलीफ हो सकती है और वो बढ़ने लगता है। समस्या क्या है कि वहां पर आपकी टीबी की दवाओं को वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो जब हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ जब इन पेशेंट्स को देखते हैं तो हम वहां पर, अगर तो आसपास में हमारा मवाद जमा है जिसे हम एब्सेस बोलते हैं, तो हम वहां एक नीडल डालकर वो मवाद निकाल के जांच के लिए भेजते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता और हमें सिर्फ उस एक हड्डी के उस एरिया में ही हमें दिखता है कि वहां पर जंतु का असर हो रहा है। तब हमें सर्जिकली वो उस टुकड़े को वहां से सैंपल लेकर और उसको जांच के लिए भेजना पड़ता है। आमतौर पर सर्जरी हमें यही लगती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एकदम एक विशेष एरिया है जहां पर हमारा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बार बार टीबी उसी एक आपके फेफड़े के एरिया में हो रहा है, तो हमारे फेफड़े में देखिए अलग अलग हिस्से होते हैं, लोब्स होते हैं, ठीक है। तो हम समझिए कंपार्टमेंट, एक हिस्सा हुआ। तो राइट साइड के लंग में हमारे तरफ दो हिस्से होते हैं, जिसे अपर लोब लोअर लोब कहा हमने, और एक और हिस्सा हुआ मिडल लोब बोला हमने। तो 3 भाग होते हैं राइट साइड में। लेफ्ट साइड में अपर लोब और लोअर लोब का भाग हुआ। तो अगर बार बार किसी एक लोब की टीबी हो रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो हम उसको सर्जिकली एक प्रकार से एक सर्जरी करके उस भाग को निकाल दें, तो वो हमारे रोगियों के लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि आप बार बार टीबी की तरफ नहीं बढ़ते। दूसरा, अगर आपका बहुत ही जिद्दी प्रकार का कीटाणु है जो कि हमारी सारी ही जो टीबी की दवाएं हैं उनके साथ भी हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता, हमें ऐसा लग रहा है, बिल्कुल। तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में जब आपको एक भाग में लंग का असर दिख रहा है तो हम वहां पर बोलते हैं कि इसको सर्जरी करके निकाल दें तो बेहतर है। ये बड़ी काम की बात आपने बताई, और यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं।